गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानवीकरण अलंकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और इस अलंकार पर बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और वास्तव में यह अलंकार बहुत ही सुंदर अलंकार है और इसका चित्रण भी कवियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो आइए हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। देखिए, जहाँ पर प्रकृति के जड़ या अचेतन पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कवि अनेक बार प्रकृति के जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों और अमूर्त वस्तुओं का वर्णन इस प्रकार करता है जैसे कि वे मानव, अर्थात उन्हें मानव की तरह से क्रिया करते हुए, मानव की तरह से व्यवहार करते हुए दिखलाया जाता है। कवि अपनी कविता को पाठक और श्रोता के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस अलंकार का प्रयोग करता है। सामान्यतः अलंकारों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है और इस अलंकार में कवि जो प्रकृति के जड़ पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, उन सभी को मानव के समान व्यवहार करते हुए बतलाता है। तो साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जहाँ प्रकृति के जड़ या अचेतन पदार्थों को मानव की तरह व्यवहार करते दिखाया जाए, या जड़ या अचेतन पदार्थों को मानव की तरह व्यवहार करते दिखाना ही मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण यानी मानवीकरण कर देना। अब आइए इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो आपको बहुत आसानी से याद होने वाला भी है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए, कवि ने कितनी सुंदर रचना यहाँ पर की है। मेघ आए हैं बड़े बन ठन के संवर के। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अवसर पर सजता संवरता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मेघों को भी कवि ने सजते संवरते हुए उनका चित्रण किया है। और देखिए, इस पंक्ति में मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कितने शानदार पंक्ति है यह। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, यानी वृक्षों की जो पंक्ति थी वो चुपचाप खड़े थे। कितना अच्छा चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है कि वृक्षों की पंक्तियाँ चुपचाप खड़ी थी, सुनती जैसे कुछ निजी बात। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात सुनता होता है और वह उस समय बहुत ध्यान से सुनता है किसी भी बात को, उसी प्रकार से कवि ने भी यहाँ पर चित्रण किया है कि वृक्षों की पंक्तियाँ भी यहाँ पर चुपचाप खड़ी हैं, जैसे वो कोई निजी बात सुन रहे हों। जबकि पेड़ किसी बात को सुनने के लिए हम ये कहें कि पेड़ पौधे हमारी कोई बात सुनते हैं, पेड़ पौधों को मेरे विचार से शायद ही यह कुछ बात सुनने का कोई लेना देना होता है, परंतु यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तीसरा उदाहरण भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है। उषा उदास आती है और मुख पीला ले जाती है। तो अगले उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पर कलियाँ दरवाज़ा खोल कर झुरमुट में
मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पर भी कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इस अलंकार का। कलियाँ दरवाज़ा खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कितना सुंदर वर्णन है। यहाँ पर कलियों का दरवाज़ा खोलकर मुस्काना, जिस प्रकार से कोई नवयुवती दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराए, उसी रूप में यहाँ पर कवि ने कलियों को भी चित्रित किया है कि कलियाँ भी दरवाज़ा खोलकर झुरमुट में मुस्काती हैं। और यहाँ पर हम प्रसाद जी का उदाहरण देखते हैं। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि जल में अंतर्नीत हुई। यहाँ पर भी उषा को सुनहले तीर बरसती हुई बतलाया गया है, तो यहाँ भी उषा का मानवीकरण कर दिया गया है। इसलिए जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पर भी उषा का मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। और अब हम बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल की, जिन्होंने चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। आइए देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल क्या लिखते हैं। और सरसों की ने पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं प्या है मन मंडप में पधारी। यहाँ पर देखिए सरसों के लिए कवि ने कितने सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है और उसे एक नवयुवती के समान बतलाया है कि जो सरसों है वह ऐसी लगती है जैसे वह बहुत ही सयानी हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वह ब्याह मंडप में पधारी है। यहाँ पर सरसों के जो पुष्प आ गए हैं उनका इतना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अर्थात यहाँ पर भी जो सरसों का मानवीकरण कर दिया गया है, यह भी मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और हम अगला उदाहरण भी केदारनाथ अग्रवाल से ही लेते हैं, जहाँ पर वो हरे चने का जो ठिगना हरा चना है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस पंक्तियों में कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। देखिए कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है कि एक बीते के बराबर एक छोटा सा चना, ये हरा ठिगना चना, ये हरा सा, और जो ठिगना सा चना है, चने का पौधा बहुत ही छोटा होता है, एक बीते भर का होता है। तो यहाँ पर उसी का कवि ने चित्रण किया है। परंतु यहाँ पर कवि ने इसका चित्रण एक उस व्यक्ति की तरह किया है कि जो कोई ठिगना व्यक्ति हो और जिसने अपने सिर पर मुरेठा बांध रखा हो, अर्थात पगड़ी बांध रखी हो, और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसी का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। और वे लिखते हैं, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुराठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। और वह छोटा एक गुलाबी जो फूल है, उसका मुरेठा बांधे हुए हैं, वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और वह सजकर खड़ा है। और किस तरह से, जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई ठिगना व्यक्ति है, अपने सिर पर पगड़ी बांध करके और वह सज करके बिल्कुल से खड़ा हो, उस प्रकार का यह चना है। तो यहाँ पर भी चने को मानव के समान सजना बतलाया है, अर्थात चना भी यहाँ पर मनुष्य की तरह से सजकर खड़ा है। तो यहाँ भी इस चने के पौधे का उन्होंने मानव की तरह व्यवहार करते हुए बतलाया है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। और अगला उदाहरण भी हम प्रसाद की कविता का ही लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, उषा पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर भी उषा को नागरी यानी किसी महिला के समान बतलाया गया है, जो कि घड़ा, जिस प्रकार से कोई महिला, कोई युवती घड़ा भरने के लिए कहीं जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर उषा का भी चित्रण कवि ने किया है। तो यहाँ पर भी उषा का मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है।
और अगला उदाहरण भी प्रसाद की ही कविता से है और यह कामायनी से लिया गया है। इसमें कवि ने लिखा है, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पर भी देखिए कि ज्यों ही धरातल से हिम की जो परत है वह हटने लगती है तो वनस्पतियां जब जगती हैं, वनस्पतियां क्योंकि बर्फ़ उन पर गिरी हुई है, जब बर्फ़ वहाँ से हटती है तो वनस्पतियां पुनः अपने स्वरूप में आने लगती हैं। वे तो यहाँ पर भी कवि ने उन वनस्पतियों का जो खिलना है, उन वनस्पतियों का अपने रूप में आना है, उसका चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। और किस प्रकार से किया है, जागी वनस्पतियां अलसाई, जो अलसाई वनस्पतियां हैं वो जगती हैं। किस तरह से, मुख धोती शीतल जल से, जैसे वो शीतल जल से मुंह धो रही हैं। जैसे कि कोई नवयुवती है, वह अपनी निद्रा से प्रातः काल में उठी है और वह आलस्य के कारण से जगती है, अलसाई सी, जो वनस्पतियां हैं वो अलसाई सी जगती हैं। जैसे कोई युवती अलसाई हुई सी आलस्य में निद्रा से जगती है और प्रातः काल में शीतल जल से मुंह धोती है, उन वनस्पतियों पर जो बर्फ़ की बूंदें गिरी हुई हैं वो शीतल जल की हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने इन वनस्पतियों को किसी सुंदर युवती के समान बतलाया है। तो यहाँ पर भी इस वनस्पति पर मानवीय व्यापारों का, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। और एक उदाहरण और देखते हैं जिससे हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और वह है निराला जी की संध्या सुंदरी कविता से। उन्होंने भी बहुत अच्छा चित्रण इसमें किया है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी। संध्या किस प्रकार से उतर रही है, सुंदर परी के समान। यानी यहाँ पर भी संध्या को सुंदर परी के रूप में चित्रित कर दिया गया है और उसी परी के रूप में यहाँ पर संध्या का चित्रण किया गया है। अर्थात यहाँ भी संध्या पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया गया है। संध्या को सुंदरी की तरह ही बतलाया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो हमने ये देखा कि इन सभी उदाहरणों में जो प्राकृतिक दृश्य हैं या प्रकृति के जड़ या अचेतन पदार्थ हैं, उन सभी पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक बार हम पुनः मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को समझते हैं कि जहाँ पर प्रकृति के प्राकृतिक दृश्यों, जड़ या अचेतन पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाए, अर्थात जहाँ पर प्रकृति के जड़ या अचेतन पदार्थों को मानवीय स्वभाव के अनुसार क्रियाकलाप करते हुए बतलाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार आज हमने मानवीकरण अलंकार को समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।